एक तरफ पटना की गलियों में चाय बेचने वाला एक छोटा व्यापारी महज 2 सेकंड में डिजिटल पेमेंट से पैसा स्वीकार करता है, और वहीं दूसरी तरफ एक दूर दराज गांव में 60 से 70 साल की बुजुर्ग महिला पैदल चलकर राशन की दुकान पर पहुंचती है, लेकिन अंगूठे का निशान मैच ना होने की वजह से उन्हें बिना राशन लिए खाली हाथ लौटना पड़ता है। डिजिटल इंडिया वो वादा जिसने 140 करोड़ भारतीयों को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाया, लेकिन 10 सालों बाद यह क्रांति कितनी खरी उतरी है? क्या भारत ने वाकई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल मॉडल तैयार कर लिया है, या फिर इस चमकती हुई डिजिटल स्क्रीन के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है? इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दावों या बयानों पर भरोसा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कागजात, सरकारी आंकड़ों, सीएजी रिपोर्ट्स, कोर्ट के फैसले और जमीनी हकीकत की। आज के इस वीडियो में हम 3 बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल नंबर 1, यूपीआई दुनिया के लिए एक मिसाल कैसे बन गया, जबकि आज भी ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी इंटरनेट सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरा सवाल, जो देश डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है, वही इंटरनेट शटडाउन के मामलों में भी दुनिया में सबसे आगे क्यों है? तीसरा सवाल, क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी ने वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, या उसने सिर्फ साइबर अपराध का एक नया और अधिक मुश्किल से पकड़ा जाने वाला रूप पैदा कर दिया है? यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह कहानी है उस हर नागरिक की जिसकी जिंदगी एक मोबाइल स्क्रीन पर आकर सिमट गई है। 2015 में जब भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की, तो इसका मकसद 3 मुख्य स्तंभों पर टिका था: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता। और इसका सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा बना यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और एनसीपीआई के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज भारत दुनिया के टोटल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का लगभग 40 से 50% अकेले प्रोसेस करता है। जनवरी 2026 में यूपीआई ने एक महीने में 16.99 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया, जिनकी कुल वैल्यू इंडियन रुपीज में 8.3 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। चाहे वो फल बेचने वाला हो या 5 स्टार होटल, यूपीआई ने कैशलेस लेनदेन को भारत की रग-रग में दौड़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत के इस जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल मॉडल की खुले दिल से तारीफ की। वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी पोर्टल डेटा के अनुसार सरकार ने अब तक 34 लाख करोड़ से अधिक की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के ट्रांसफर की है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए की लीकेज और फर्जीवाड़ा को रोका गया है। यह डिजिटल इंडिया का वो पहलू है जो सफलता के परचम को लहराता है। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है? अब बात करते हैं उस तस्वीरों की जो विज्ञापनों में नजर नहीं आती। TRAI के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या 100 करोड़ को भी पार कर चुकी है। लेकिन पूरी गहराई से देखने के बाद इसका सच सामने आता है। शहरों में इंटरनेट की कमी नहीं है, 100 लोगों पर 116 से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन है। लेकिन जैसे ही हम शहरों से निकलकर गांवों की तरफ जाते हैं तो पूरी तरह से तस्वीर बदल जाती है। ग्रामीण इलाकों में 100 लोगों पर सिर्फ 48 इंटरनेट कनेक्शंस हैं। यानी भारत डिजिटल तो हो रहा है, लेकिन इस डिजिटल क्रांति का फायदा हर भारतीय नागरिक तक बराबर नहीं पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में टेली डेंसिटी आज भी केवल 58% के आसपास बनी हुई है। भारत नेट परियोजना, जिसका उद्देश्य भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था, कई सीएजी रिपोर्ट्स और संसदीय समितियों की समीक्षा में समय सीमा से पीछे और बजट ओवररन से जूझती हुई पाई गई। जब लोक कल्याणकारी योजनाओं को आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन से अनिवार्य रूप से जोड़ा गया, तो जमीनी स्तर पर बायोमेट्रिक मिसमैच और नेटवर्क न होने के कारण राशन और पेंशन रुकने की शिकायतें सामने आई। कमजोर वर्ग के लाखों लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तकनीकी खामियों के कारण अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह गए। गवर्नमेंट का पक्ष भी समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय MEITY का तर्क है कि इतनी विशाल आबादी वाले देश में 100% डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी रातों रात हासिल नहीं की जा सकती, और सरकार CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए गांव-गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचा रही है। लेकिन समस्या सिर्फ नेटवर्क का नहीं है, समस्या सुरक्षा का भी है। जैसे जैसे देश डिजिटल हुआ, वैसे वैसे अपराध का तरीका भी बदल गया। जेब कतरों की जगह अब स्क्रीन के पीछे बैठे साइबर अपराधियों ने ले ली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB क्राइम इन इंडिया के रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दर्ज साइबर अपराधों में सालाना 31% से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। 2021 में दर्ज लगभग 52,000 मामले बढ़कर 2023 से 24 में 86,000 से अधिक हो गए। सबसे
सबसे डरावनी बात यह है कि दर्ज मामलों में से 65% से अधिक केवल ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े थे। जामतारा, मेवात और अब कंबोडिया, थाईलैंड के स्कैम्स कंपाउंड से चलने वाले गिरोहों ने साधारण नागरिकों को ही नहीं बल्कि रिटायर्ड जजों, डॉक्टरों और सेना जवानों तक को डिजिटल अरेस्ट और एपी के स्कैम्स के जरिए कंगाल कर दिया। इंडियन साइबर क्राइम और कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C और गृह मंत्रालय MHA के अनुसार हर दिन हजारों साइबर शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज होती है। और अब आता है इस जांच का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो देश खुद को डिजिटल इंडिया कहकर पूरी दुनिया में अपनी ब्रांडिंग करता है, वही देश एक और मामले में ग्लोबल चार्ट में टॉप पर है। इंटरनेट ब्लैकआउट्स। 2012 से अब तक भारत में 900 से अधिक बार इंटरनेट सेवाएं निलंबित की जा चुकी है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के मुकाबले भारत ने लगातार कई सालों तक सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन लागू किए हैं। चाहे मणिपुर में महीनों लंबा ब्लैकआउट हो, जम्मू कश्मीर में 500 से अधिक दिनों तक सीमित इंटरनेट हो, या फिर परीक्षा में नकल रोकने के नाम पर पूरे राज्य में इंटरनेट का बंद करना हो। अब जरा सोचिए, जिस नागरिक से सरकार कहती है कि अपने सारे काम बैंकिंग और पहचान डिजिटल रखे, उसी नागरिक की डिजिटल लाइफ को एक प्रशासनिक ऑर्डर से सेकंडों में बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP 2023 को लेकर निजता और डिजिटल अधिकारों के विशेषज्ञों जैसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने चिंता जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले ने निजता को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट माना था, लेकिन नए कानून में सरकारी एजेंसियों को दी गई व्यापक छूट पर आज भी बहस जारी है। डिजिटल इंडिया को अगर अपने असली वादे पूरे करने हैं तो नीति विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों ने कुछ ठोस सोल्यूशन बताए हैं। ग्रामीण इलाकों में केवल ऑप्टिकल फाइबर बिछाना काफी नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और वाईफाई हॉटस्पॉट को 24/7 क्रियाशील बनाना होगा। दूसरा, ऑफलाइन फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सख्त बायोमेट्रिक अनिवार्यता के बजाय ऑफलाइन सत्यापन और फीचर फोन आधारित भुगतान जैसे UPI 123 पे को बढ़ावा देना, ताकि कनेक्टिविटी ना होने पर भी कोई कल्याणकारी योजना से वंचित ना रहे। तीसरा, साइबर पुलिस कैपेसिटीज। जिला स्तर पर साइबर फॉरेंसिक लैब्स और 1930 हेल्पलाइन के रिस्पांस टाइम को मजबूत करना, साथ ही आम नागरिकों में डिजिटल साक्षरता का स्तर बढ़ाना। डिजिटल इंडिया ना ही पूरी तरह से विफल है और ना ही बिना किसी खामी का चमत्कार है। इसने करोड़ों लोगों को सशक्त बनाया है, भ्रष्टाचार के कई रास्ते को बंद किया है और भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दी है। लेकिन जब तक देश के आखिरी नागरिक के पास सुरक्षित, निर्बाध और बिना किसी भेदभाव के डिजिटल पहुंच नहीं होगी, तब तक यह डिजिटल इंडिया का वादा अधूरा ही रहेगा। क्रांति सिर्फ आंकड़ों से नहीं नापी जाती, क्रांति इस बात से नापी जाती है कि उसने सबसे कमजोर इंसान की जिंदगी को कितना आसान बनाया। आप डिजिटल इंडिया के इस सफर को किस तरह से देखते हैं? क्या इसने आपकी जिंदगी को आसान बनाया है या आपको भी कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको निष्पक्ष और आंकड़ों पर आधारित जांच पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।